हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज का हमारा टॉपिक है सप्त पीड़िकाएं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, 7 प्रकार की पीड़िकाएं। ठीक है, जिसको और भी क्या कहा जाता है, प्रमेह पीड़िकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्त पीड़िकाएं, जिसको और क्या कहा जाता है, प्रमेह पीड़िकाएं। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक जो है ना आपका यूजी पर्सपेक्टिव से भी और पीजी बेस्ड भी, दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आज अपन पूरा ट्रिक से याद करेंगे और आपको इस लेक्चर के खत्म होते होते आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके नोट्स जो हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में डाल देंगे इसको, तो जिसको जिसको भी डाउनलोड करना हो वो वहां पर जाकर के उसको इजीली डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम होते हैं, पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से नंबरिंग में से क्वेश्चंस आते हैं ना, कि आचार्य चरक ने कितनी प्रमेह पीड़िकाओं का वर्णन किया गया है, तो 7 प्रकार की। आचार्य काश्यप ने कितनी किया है, तो 8 प्रकार की। सुश्रुत और वाग्भट ने 10 प्रकार की बताई हैं और भोज ने 9 प्रकार की पीड़िकाओं का वर्णन किया। ठीक है, 2 नंबर में अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है अगर यूजी बेस्ड में, तो किस टाइप से होगा कि आचार्य चरक के अनुसार पीड़िकाओं का वर्णन करें। 2 नंबर में पूछ लेगा, तो सबसे पहले आपको उसकी नंबरिंग बतानी होगी कि आचार्य चरक ने 7 प्रकार की प्रमेह पीड़िकाओं को वर्णन किया और वो कौन कौन सी होती हैं, तो आपको नंबर्स लिखने होंगे, सराविका, कच्चपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता और विद्रदी। फिर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार पीड़िकाओं का वर्णन करे, है ना, आचार्य वाग्भट के अनुसार पीड़िकाओं का वर्णन करे, तो आपको बताना पड़ेगा कि 10 होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं, इस प्रकार से। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है 2 नंबर में, है ना। और पीजी में इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लक्षण के अकॉर्डिंग फ्रेम होता है। ठीक है, जैसे कोई लक्षण दे देगा कि अंत उन्नता मध्य निम्ना किस पीड़िका का लक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्राविका का लक्षण है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन पूरा ट्रिक से याद करेंगे, तो अच्छे से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए कि कहां पर इन पीड़िकाओं का वर्णन किया गया है, तो चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 17 की अंतः शीर्षीय अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अभी जैसा कि हमने बात करी कि सप्त पीड़िकाओं को प्रमेह पीड़िकाएं भी कहा जाता है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, मधुमेह की उपेक्षा करने से पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए जब मधुमेह रोग हो जाता है किसी भी व्यक्ति को और उसको वो ठीक नहीं करता है, ठीक करने की कोशिश नहीं करता है, उसकी उपेक्षा कर देता है, तो उससे क्या होता है, पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है ना। तो अब आपको समझ में आया कि सप्त पीड़िकाओं को प्रमेह पीड़िकाएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, जब हम मधुमेह की उपेक्षा करते हैं उससे उसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए सप्त पीड़िकाओं को ही प्रमेह पीड़िकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे से फ्रेम होता है कि प्रमेह पीड़िकाओं का या फिर सप्त पीड़िकाओं का स्थान क्या है ना। तो क्या स्थान है इसका, मासल प्रदेश में होती है, मर्म स्थानों में होती है और संधियों में होती है। कैसे याद रखोगे, एमएमएस से। एमएमएस आप सभी को पता है क्या होता है ना। तो पहले एम से क्या आ जाएगा, मासल प्रदेश, दूसरे एम से क्या आ जाएगा, मर्म स्थान, और तीसरे एस से क्या आ जाएगा, आपका संधियों। ठीक है, तो अभी तक हमने ओवरऑल क्या क्या पढ़ा कि सप्त पीड़िकाएं, नाम से समझ में आ रहा है 7 प्रकार की पीड़िकाएं। इसका संदर्भ क्या है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 की अंतः शीर्षीय अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। इसी को प्रमेह पीड़िकाएं भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये मधुमेह की उपेक्षा करने से उत्पन्न होती है। इसका स्थान क्या है, तो एमएमएस से याद किया, मासल प्रदेश, मर्म स्थान और संधियां। ठीक है, अब देखिए जो मेन टॉपिक इसका स्टार्ट होता है वो इसके भेद होते हैं और इसके भेद के जो लक्षण होते हैं उससे। ठीक है, तो चक भो से वा करके ये ट्रिक लिखी हुई है, इसको देख लीजिए। च से क्या आ जाएगा, देखिए चरक आ जाएगा, क से क्या आ जाएगा, काश्यप, भो से क्या आ जाएगा, भोज, स से क्या आ जाएगा, सुश्रुत, और वा से क्या लिया गया है, वाग्भट को लिया गया। ठीक है, तो नंबरिंग देखिए, चरक ने 7 प्रकार की पीड़िकाओं का वर्णन किया गया है। क से क्या आ जाएगा आपका, काश्यप, तो काश्यप ने 8 प्रकार की पीड़िकाओं का वर्णन बताया। भोज ने कितनी, 9 प्रकार की पीड़िकाओं का वर्णन बताया है, और सुश्रुत और वाग्भट ने कितनी, 10 प्रकार की पीड़िकाओं का वर्णन बताया है। ठीक है, तो लाइन से याद करिए, चक भो स व। ठीक है, तो चरक ने कितनी, 7, काश्यप ने 8, भोज ने 9, सुश्रुत और वाग्भट ने 10 प्रकार की प्रमेह पीड़िकाओं का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए एक एक के लक्षण, ठीक है, नाम और इन सब के बारे में आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए आचार्य चरक ने कितनी प्रमेह पीड़िकाओं का वर्णन बताया है, 7 प्रकार की प्रमेह पीड़िकाओं का वर्णन बताया है। ठीक है, अब ये 7 प्रकार की पीड़िकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनिता और विद्रदी। देखिए इन सबको आपको लाइन से ही याद रखना है, क्रम से, एज इट इज जैसे दे रखे हैं, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनिता, विद्रदी। 2-3 बार बोलेंगे ना इसको आप, लाइन से आपको अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो उसकी ट्रिक देखिए। सबसे पहले आपने क्या लिया,
एक सराव ले लीजिए। सराव आपने रस शास्त्र में पढ़ा होगा, ठीक है, ये नीचे दिख भी रहा है आपको। सराव एक कटोरी के आकार का रहता है, ठीक है ना, जिसमें रस औषधियों को चक्रिका बना करके रखा जाता है और उसको पाक किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक सराव लिया, तो सराव से क्या आ जाएगा आपका सराविका, ठीक है। अब इस सराव में आपने क्या किया, एक कछुए को डाल दिया, ठीक है। तो सराव के अंदर आपने क्या रख दिया, कछुआ रख दिया, तो कछुए से क्या आ जाएगा, कच्छपिका आ जाएगा। अब इस सराव को आपने जाल से बंद कर दिया, तो जाल से क्या आ जाएगा, जालिनी आ जाएगा। अब कछुआ है तो उसको आप खाने के लिए भी कुछ देंगे, तो खाने के लिए आप ऊपर से क्या उसको दे रहे हैं, सरसों दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, सरसपी आ जाएगा। सरसों से क्या आ जाएगा, सरसपी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक सराव लिया, सराव से क्या आ जाएगा, सराविका। उसमें क्या डाल दिया आपने, कछुए को डाल दिया, तो कछुए से क्या आ जाएगा, कच्छपिका। अब इस सराव को आपने जाल से बंद कर दिया ताकि कछुआ बाहर ना निकल पाए ना, तो जाल से बंद कर दिया तो क्या आ जाएगा, जालिनी आ जाएगा। खाने को क्या दिया आपने उसको, सरसप दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सरसपी आ जाएगा। अब जैसे ही कछुए ने सरसप खाया तो उसको क्या हो गई, एलर्जी हो गई, तो एलर्जी से क्या आ जाएगा, अलजी आ जाएगा। अब जैसे उसको एलर्जी हो गई तो कोई भी वहां से गुजर रहा है तो वो सबको बोल रहा है कि मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, मेरे को एलर्जी आ गई, सबसे विनती कर रहा है कि मेरे को बाहर निकालो, तो विनती से क्या आ जाएगा, विनता आ जाएगा। और उसको डिसीज कौन सी हुई है, विद्रदी हुई है ना। तो इस तरीके से आप इसको एज्यूम करके भी याद रख सकते हो कि सबसे पहले आपने एक सराव लिया, सराव से क्या आ जाएगा, सराविका आ जाएगा। उसमें कछुआ डाल दिया तो कच्छपिका आ जाएगा। कछुआ बाहर ना निकल पाए इसलिए आपने उसको सराव को क्या कर दिया, जाल से बंद कर दिया, तो जाल से क्या आ जाएगा, जालिनी आ जाएगा। खाने को क्या दिया, सरसप दिया, सरसों दिया है ना, तो सरसपी आ जाएगा। जैसे ही सरसों खाया कछुए ने तो क्या हो गया, उसको एलर्जी हो गई, तो अलजी हो जाएगा। अब वो सबसे विनती कर रहा है कि मेरे को बाहर निकालो, तो विनती से क्या आ जाएगा, विनता आ जाएगा। और डिसीज क्या हुई है, उसको विद्रदी, है ना। नाम से अगर आप इसको लाइन से 2-3 बार भी पढ़ लेंगे ना तो आपको एज इट इज याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आप इस ट्रिक से भी इसको एज्यूम करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो चरक के अकॉर्डिंग 7 प्रकार की पीड़िकाएं हैं, कौन कौन सी, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनता और विद्रदी, ठीक। अब देखिए आचार्य काश्यप ने कितनी बताई है, 8 बताई है, तो 7 तो आचार्य चरक वाली ही है, एक अलग से ऐड कर दिया जिसका नाम क्या है, अरुंसिका है, ठीक है। तो 7 आचार्य चरक वाली है, ठीक है, और एक अरुंसिका को ऐड करके आचार्य काश्यप ने कितनी बताई है, 8 बताई है। सुश्रुत और वाग्भट ने कितनी बताई हैं, दोनों ने 10 प्रकार की पीड़िकाएं बताई हैं। 7 तो आचार्य चरक वाली हैं, 3 अलग से बताई कौन कौन सी, तो इसमें ट्रिक लिखी है, देखिए। सुश्रुत की पुत्री की विदाई कहां पर हुई, मसूरी में हुई, ठीक है। तो सुश्रुत की पुत्री की विदाई मसूरी में हुई, पुत्री से क्या आ जाएगा, पुत्रिणी आ जाएगा, विदाई से क्या आ जाएगा, विदारिका आ जाएगा, और मसूरी में हुई तो मसूरी से क्या आ जाएगा, मसूरिका आ जाएगा। तो 7 आचार्य चरक वाली हो जाएगी, सुश्रुत से क्या आ जाएगा, सुश्रुति हो जाएगा। पुत्री की विदाई मसूरी में, पुत्री से पुत्रिणी, विदाई से विदारिका, और मसूरी से क्या आ जाएगा, मसूरिका, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने 10 प्रकार की पीड़िकाएं बताई हैं, 7 चरक वाली, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनता, विद्रदी, और 3 अलग से कौन सी बताई, पुत्रिणी, विदारिका और मसूरिका। आचार्य भोज ने 9 प्रकार की पीड़िकाओं का वर्णन किया है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, हम इसको आपको चार्ट से दिखा देते हैं। देखिए आचार्य चरक की आपको याद ही हो गई पूरी की पूरी, है ना। आचार्य चरक ने बोला कि आपने सबसे पहले एक सराव लिया, सराव में कछुआ डाल दिया, उसको ऊपर से जाल से बंद कर दिया, जालिनी हो जाएगा। खाने को आपने सरसों दिया, सरसपी हो जाएगा, उसको जैसे ही खाने को सरसों दिया एलर्जी हो गई तो एलर्जी हो जाएगा। विनती कर रहा है कि सबको इसको बाहर निकालो, तो विनता हो जाएगा। और डिसीज क्या हो गई, उसकी विद्रदी हो गई। सुश्रुत की पुत्री की विदाई कहाँ पर हुई, मसूरिका में हुई, है ना। तो आपको यह आ गया पुत्रिणी, विदारिका और मसूरिका। सुश्रुत और वाग्भट का वियोग। काश्यप ने एक अलग से बता दिया, अरुंसिका। अब आपको किसको याद रखना है, भोज को। देखिए आचार्य चरक ने जो 7 प्रकार की पीड़िकाएं बताई है ना, उसमें से एक विनता को अगर आप हटा देंगे तो कितनी बची आपके पास, 6 बची, तो 6 तो यही हो गई। और आचार्य सुश्रुत की 3 जो है, पुत्रिणी, विदारिका और मसूरिका, तो मसूरिका की जगह पे अगर आप कुलत्थिका ले लेंगे ना, तो इस तरीके से 6 आचार्य चरक की और 3 जो सुश्रुत की हैं, सुश्रुत की जो मसूरिका है उसको हटा करके उसकी जगह पे अगर आप कुलत्थिका ले लेंगे तो वो इस तरीके से 6 और 3 मिलाकर के आचार्य भोज की 9 प्रकार की पीड़िकाएं हो जाएंगी। तो कैसे याद रखोगे, इसमें विनता नहीं था और मसूरिका की जगह पे कुलत्थिका था, ठीक है। समझ में आया। आचार्य चरक की 7 जो थी वो इसमें एज इट इज रख दिया है। आचार्य चरक की जो 7 थी वो तो है ही, इसमें एक उस 7 में से एक विनता को हटा दिया तो 6 बची। और उसके बाद आचार्य सुश्रुत की जो 3 थी, है ना, कौन कौन सी थी, पुत्रिणी, विदारिका और मसूरिका की, तो मसूरिका की जगह पे उन्होंने कुलत्थिका को ले लिया। तो इस तरीके से आचार्य भोज ने 9 प्रकार की पीड़िकाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है।
अब नीचे आइए, हमने इसके भेद पढ़ लिए। तो चरक ने 7 प्रकार की कौन सी बताई है, काश्यप ने एक अलग से ऐड कर दिया, रुंसिका। भोज ने क्या किया है, विनिता को नहीं लिया है और मसूरिका की जगह कुलत्थिका को ले लिया है। और सुश्रुत और वाग्भट ने 10 प्रकार की बताई, सुश्रुत की पुत्री की विदाई मसूरी में। अब जो पीजी में क्वेश्चन फ्रेम होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एक एक सराविका के लक्षण से क्वेश्चन फ्रेम होता है उसमें। तो देखिए सबसे पहले अपन देख रहे हैं सराविका के लक्षण के बारे में। तो देखिए सराव अभी आप सबको पता है, सराव मतलब एक रस शास्त्र में आप सभी ने पढ़ा हुआ है, कटोरी की आकृति का रहता है जिसमें चक्रिका को रखा जाता है सुखा करके, है ना, और उसको पाक किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सराव कैसा होता है, कटोरी की आकृति का होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि अंत उन्नता मध्य निम्न। सराव आपने देखा ना कटोरी, तो अंत भाग जो रहता है इसका कैसा, उन्नत मतलब उठा हुआ रहता है, और अंदर की तरफ कैसा है, मध्य जो रहता है इसका निम्न है मतलब गहराई में है। तो जिन पिड़काओं में अंत भाग जो रहता है, इसका किनारे का भाग जो रहता है वो उठा हुआ रहता है, उन्नत उठा हुआ रहता है, और मध्य में कैसा रहता है, बीच में कैसा रहता है, निम्न मतलब गड्ढा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लेद रुगान्विता। क्लेद रहता है जिन पिड़काओं में क्लेद होता है, रुजा मतलब पीढ़ा होती रहती है। ठीक है, तो क्लेद रुजान्विता, और कैसा रहता है, सराव आकृति संश्रिता। नाम से ही समझ में आ रहा है, सराविका तो किस प्रकार से, सराव आकृति की। तो सराव की जो पिड़काएं जो रहती हैं देखने में सराव की आकृति की तरह रहती है, उसको क्या कहते हैं, सराविका कहते हैं। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो पहला वाला था, अंत उन्नता मध्य निम्न। कैसे याद रखोगे, सराव को ही अगर आप एज्यूम कर लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सराव से क्या आ जाएगा, सराव कैसा रहता है, अंत भाग जो रहता है उसका उठा हुआ रहता है, मध्य जो रहता है निम्न रहता है। अच्छा, इस पे अगर आपने मिट्टी रख दी, क्ले रख दिया, तो कैसे याद रखा है, जो सराव है इसमें देखिए बीच में क्या रखा है, मिट्टी रखी हुई है, तो क्ले, क्ले से क्या आ जाएगा, क्लेद रुजान्विता। ठीक, समझ में आपको। सबसे पहले सराविका को सराव आपने एज्यूम किया, सराव कैसा रहता है, कोने कोने से जो रहता है, ठीक है ना, अंत भाग जो रहता है उसका उठा हुआ रहता है, और बीच में जो रहता है गहराई युक्त रहता है। अब इस जो सराव है इसमें आपने क्या रख दिया, क्ले रख दिया, मिट्टी रख दी, है ना, तो क्लेद रुजान्विता आ जाएगा, और कैसा रहता है, तो सराव की आकृति का रहता है। ठीक, फिर नीचे आ जाइए, कच्छप कच्छपिका की बात करते हैं। तो देखिए कछुआ जो रहता है ना वो समुद्र की गहराई पे रहता है। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, समुद्र की गहराई में रहता है। ठीक है, तो अवगाढ़ अर्तिर निस्तोदह, ये टर्म याद रखिएगा। ठीक है, अवगाढ़ मतलब कि क्या होता है, जो पिड़काएं जो रहती है गहराई में होती है। अब कछुआ कैसे रहता है, गहराई में रहता है। देखिए समुद्र की गहराई में वो दिख रहा होगा आपको इमेज में, है ना, इमेज एज्यूम करिएगा। तो अवगाढ़ अर्तिर मतलब जो पिड़का जो रहती है गहराई में होती है, और गहराई में क्या होता है, अर्ति यानी कि वेदना होती है, और निस्तोद मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है उसमें। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, महावास्तु परिग्रह। आपने देखा होगा कि कछुए को जब भी घर में वास्तु के हिसाब से रखते हैं तो बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से कछुआ जब घर में रहता है तो वो सुख समृद्धि को लाने वाला रहता है। तो कैसे एज्यूम करेंगे, सबसे पहले कच्छपिका से कछुआ। अब कछुआ कहाँ पे रहता है, समुद्र की गहराई में रहता है, तो गहराई में रहता है तो अवगाढ़ अर्तिर निस्तोदह। ठीक है, अब वास्तु के हिसाब से कछुआ क्या रहता है, सुख समृद्धि लाने वाला रहता है। तो उसमें क्या है, महावास्तु परिग्रह मतलब जिसका वास्तु मूल जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, और परिग्रह मतलब जो जिसका घेरा जो रहता है वो दूर तक रहता है जिस पिड़का का। और क्या रहता है, कछुए की पीठ कैसी रहती है, सलक्षण मतलब चिकनी रहती है। कच्छप पृष्ठभाग, और किस तरह की आकृति का रहता है, कछुए के पीठ की आकृति का रहता है। तो ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कच्छपिका कैसा होगा, कछुए की पीठ की आकृति का रहता है। कछुए की पीठ कैसी रहती है, चिकनी रहती है। कछुआ कहाँ पे रहता है, समुद्र की गहराई में रहता है, तो अवगाढ़ अर्तिर निस्तोदह। और वास्तु के हिसाब से सुख समृद्धि लाने वाला रहता है तो महावास्तु परिग्रह। ठीक है, तो इस तरीके से आप एमसीक्यू अपना सही कर लोगे ना। अगर आपको कहीं पे महावास्तु दिख रहा है तो कछुआ वास्तु के हिसाब से का, अवगाढ़ अर्तिर निस्तोदह कछुआ कहाँ पे रहता है, गहराई में रहता है। ठीक है, और कच्छप पृष्ठभाग ये तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने दो देख लिए, सराविका देख लिया और कच्छपिका देखिया। अब देखिए जालिनी में क्या बोल रहा है, इसकी ट्रिक देखिए, सिसम जाल प्लस रुजा निस्तोद बहुला। ठीक है, तो सिसम से क्या आ जाएगा, पहले सी से क्या आ जाएगा, स्निग्धा आ जाएगा, स से क्या आ जाएगा, स्त्रावा आ जाएगा, माँ से क्या आ जाएगा, महाशय आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक टर्म आएगा महारुजा, तो याद रखिएगा महाशय किसमें है, जालिनी में है। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा रहता है ना कि कोई अगर आपको बेवकूफ बनाता है ना, कोई भी आपको उल्लू बना रहा है तो आप उसको बोलते हैं कि इस महाशय से, अगर जैसे ये व्यक्ति है ये आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है तो कहते हैं कि इस महाशय से, इसके महाशय के जाल में मत फंसो, है ना। तो कैसे याद रखोगे, महाशय वाला किस में आ रहा है, जालिनी में आ रहा है, इस महाशय के जाल में मत फंसो। ठीक है, तो सिसम जाल, सी से क्या आ जाएगा, स्निग्धा, स से क्या आ जाएगा, स्त्रावा, माँ से क्या आ जाएगा, महाशय। ठीक है, जाल से क्या आ जाएगा, सिरा जालवती, और रुजा निस्तोद बहुला। ठीक है, रुजा होता है और तोद मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा कितनी होती है, बहुला मतलब अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है
कि जालनी ऐसी पिड़का रहती है जिसमें क्या रहता है, स्निग्ध स्त्रावा, मतलब जिन पिड़काओं में सबसे पहले चीज तो सिरा जालवती, मतलब ये सिराएं जो पिड़काएं रहती हैं सिराओं का जाल फैला हुआ इस तरीके से प्रतीत होती हैं। ठीक, दूसरा स्निग्ध स्त्रावा, इसमें से कैसा चिकना स्त्राव निकलता है, और महाआशय, इसका व्रण का जो आशय रहता है वो गहराई तक रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, रुजा होती है, पीड़ा होती है इन पिड़काओं में, और निस्तोध मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा जो रहती है अधिक होती है, बहुला मतलब अधिक मात्रा में होती है। कैसे याद रखोगे, सीसम जाल, माँ से क्या है, थोड़ा सा इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, महाशय, इस महाशय के जाल में मत फंसो, है ना, तो इस तरीके से याद रखोगे, महाशय किस में आ जाएगा, जालिनी में आ जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सरसपी, सरसपी से आप थोड़ा सा सांप को रिलेट करिएगा। अब सांप आपने कौन सा लिया है, मध्यम आकृति का सांप लिया है। ठीक है, तो न आती महती, मतलब जो पिड़काएं जो रहती हैं ना ही बहुत ज्यादा बड़ी रहती हैं ना ही बहुत ज्यादा छोटी रहती है। ठीक है, न आती महती मतलब ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, सांप कैसा, मीडियम आकार का है। ठीक है, फिर क्या बोला, महारुद्र, जब सांप काटता है तो कैसा होता है, महारुद्र। अभी इसमें क्या आया था, महाशय, इस महाशय के जाल में मत फंसो। ठीक है, महाशय किसमें आ जाएगा, जाल से क्या आ जाएगा, जालिनी। सांप काटेगा तो कैसा होगा, महारुजा, बहुत ज्यादा पेन होगा। क्षिप्र पाका, शीघ्र ही जो रहता है उसमें पाक हो जाएगा। और कैसा बोल रहा है, सरसपी सरसपा भी, और ये पिड़काएं की आकृति कैसी होती है, सरसप की आकृति की होती है। तो ये तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा, सरसपी से सरसपी सरसपा भी, ये तो आप टिक लगा ही लोगे। सरसपी से सर पे याद रखना, और सांप कैसा लेना है आपको, मध्यम आकृति का लेना है, मतलब ना अति महती, ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, और तो मतलब ये पिड़काएं जो रहती है ना ज्यादा छोटी रहती है ना बड़ी रहती हैं, और कैसी, महारुजा, बहुत ज्यादा पेन होता है इसमें। क्षिप्र पाका, शीघ्र ही पाक को प्राप्त करने वाली पिड़काएं रहती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अलजी, तो अलजी की ट्रिक लिखी है, अंकल जी को तृष्णा मोह ज्वर और विसर्प हुआ, क्यों हो गया, क्योंकि बिकॉज वो दुख की अग्नि में जलते रहते थे। ठीक है, तो अंकल से क्या आ जाएगा, अलजी की ट्रिक है। अंकल जी को क्या हुआ, तृष्णा हुआ, मोह हुआ, ज्वर हुआ। ठीक है, तो तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, और क्या हुआ, विसर्प हुआ, मतलब ये पिड़काएं कैसी रहती है, विसर्प मतलब फैलने वाली रहती है, प्रसरणशील रहती हैं। और क्या बोला है, दुखाद दहत्य अग्निर इव अलजी, मतलब ये क्या होता है इस पिड़का में, ठीक है, अग्नि से जलने के समान दुख प्रतीत होता है। तो वही बोल रहा है, अंकल जी को क्या हुआ, तृष्णा मोह ज्वर और विसर्प हुआ, क्यों, क्योंकि वो दुख की अग्नि में जलते रहते हैं। तो इन पिड़काओं में क्या होता है, अग्नि से जलने के समान दुख होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ठीक है, अलर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपने ट्रिक से याद कर लिया। अब नेक्स्ट में देखिए विनता में क्या बोल रहा है, तो इसमें क्या बोला, अवगाढ़ रुजा क्लेदा, थोड़ा सा याद आ रहा है आपको, अभी हमने एक टर्म पढ़ा था, अवगाढ़ अर्तिर निस्तोदह। ठीक है, तो ये डीडी आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने खुद से बनानी है। कछुआ जो था गहराई में रह रहा था, हमने याद किया था, अवगाढ़ अर्तिर निस्तोदह। इसमें क्या आ रहा है, अवगाढ़ रुजा क्लेदा, किसका है, विनता का है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पीजे में कंफ्यूज करता है, महारुजा किसका था, सरस्वती का था, महाशय किसका था, जालिनी का था। इस महाशय के जाल में मत फंसो, सांप जब काटेगा तो क्या होगा, महारुजा, बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। ठीक है, विनिता में क्या बोला, अवगाढ़ रुजा क्लेदा। ठीक है, अवगाढ़ मतलब ये जो रहती है गंभीर वेदना होती है, क्लेद युक्त रहता है। ठीक है, और उसमें पीड़ा होती है। ठीक, और ये विनिता कहाँ पे होती है, पृष्ठे वा पे उदर, पीठ में होता है और उदर में। तो कैसे याद रखोगे, विनिता नाम की ये लड़की आपको दिखाई दे रही होगी, इसके पेट में और पीठ में जो रहता है बहुत तेज वेदना हो रही है। तो किस तरीके से याद रखोगे, विनिता के पेट में और उदर में, देखिए उदर को, पेट को पकड़ करके बैठिए ना, तो उदर में और पृष्ठ मतलब पीठ में जो है गंभीर वेदना होती है। तो विनिता से क्या आ जाएगा, पृष्ठे वा पे उदरे अपी, इसके पृष्ठ में, ठीक है, पीठ में, और क्या हो जाता है, उदर में, अवगाढ़ रुजा क्लेदा, मतलब गंभीर वेदना और क्लेद होता है। ठीक है, अवगाढ़ रुजा क्लेदा किसका है, विनिता का है। अवगाढ़ अर्तिर निस्तोदा किसका है, तो वो कच्छपिका का है। महारुजा किसका था, तो महारुजा आपका सरसपी का था। ठीक है, और महाशय किसका था, आपका जालिनी का था। अब देखिए लास्ट जो है कौन सी है, विद्रधि। तो विद्रधि के दो प्रकार के भेद बताए हैं, एक बाह्य विद्रधि बताया गया और एक आभ्यंतर विद्रधि बताया। ठीक है, तो दोनों के स्थान आपको देखने और सामान्य लक्षण देखने। तो बाह्य विद्रधि के स्थान कौन कौन से होते हैं, तो तमाशा से याद रख लीजिए, त्वचा, मां से क्या आ जाएगा, मांस, और सा से क्या आ जाएगा, स्नायु। ठीक है, तो त्वचा, मांस और स्नायु जो है बाह्य विद्रधि के स्थान है, और इसके सामान्य लक्षण क्या है, कंडराभो महारुजा, कंडरा के समान जो रहता है अत्यधिक वेदना होती रहती है। और आभ्यंतर विद्रधि के स्थान कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। इसको आप पेयर में याद रखिए, हृदय कुलोम को एक साथ याद रखिए, यकृत प्लीहा एक साथ आप पढ़ते हो उसको याद रखिए, कुच्छी और वृक्क को एक साथ याद रखिए, और नाभि, वंक्षण और बस्ती को एक साथ याद रखिए। 9 स्थान होते हैं आभ्यंतर के। ठीक है, तो हृदय कुलोम को एक साथ याद रखिए, यकृत प्लीहा एक साथ, कुक्षी वृक्क एक साथ, नाभि, वंक्षण और बस्ती को एक साथ, और इसकी सामान्य लक्षण क्या होते हैं, तीव्र वेदना होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सप्त पीड़िकाएं जो है आपका ये टॉपिक इसको कंप्लीट कर लिया।
चलिए इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसका संदर्भ चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 कियंता शीर्षीय अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, मधुमेह की उपेक्षा करने से इसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसको प्रमेय पिड़काय भी कहा जाता है। ठीक है, इसके स्थान क्या होते हैं, एमएमएस मासल प्रदेश, मर्म स्थान और संधिया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, इसके भेद चक भोसवा से याद किया था अपन ने, चरक ठीक है 7 प्रकार की, काश्यप ने 8 प्रकार की, भोज ने 9 प्रकार की, सुश्रुत और वाग्भट ने 10 प्रकार की। चरक की 7 कौन सी, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनेता और विद्रधि। सराव लिया आपने, सराविका उसमें कछुआ डाल दिया, कच्छपिका उसको जाल से बंद कर दिया ताकि बाहर ना निकल पाए, जालिनी खाने को क्या दिया, सरसप दिया, सरसपी आ जाएगा, एलर्जी हो गई उसको तो अलजी आ जाएगा, विनती कर रहा है कि सब कोई बाहर निकालो तो विनता हो जाएगा, उसको क्या हो गया, विद्रधि हो गया। अब 7 सुश्रुत चरक वाली हो गई और एक अरुंचिका को ऐड करके काश्यप ने 8 प्रकार की बताई है। सुश्रुत की पुत्री की विदाई मसूरी में हुई, ठीक है ना, तो पुत्री की विदाई, पुत्रिणी, विदारिका और मसूरिका। भोज ने 9 प्रकार की बताई है, विनिता को छोड़ दिया है और मसूरिका की जगह पे कुलत्थिका ले लिया। ठीक है, फिर सराव में हमने क्या देखा कि सराव का जो अंत भाग जो रहता है वो कैसा रहता है, उठा हुआ रहता है, उन्नत रहता है, मध्य भाग जो रहता है निम्न रहता है, और इसमें आपने क्या रख दिया, क्ले रख दिया। ठीक है, मिट्टी रख दिया, तो क्लेद रुझान विदा, और कैसे रहता है, सराव की आकृति की पिड़का रहती है। कच्छपिका को हमने क्या देखा, कछुआ गहराई में रहता है, अवगाढ़ हरतिर निस्तोदह, और वास्तु के हिसाब से सुख समृद्धि लाने वाला रहता है, महावास्तु परिग्रह। इसकी पीठ कैसी रहती है, चिकनी रहती है और कच्छप पृष्ठभाग, इसकी कछुए की पीठ की आकृति की पिड़का होती है। जालिनी को शीशम जाल प्लस रुजा निस्तोद बहुला, शीशम से क्या आ जाएगा, स्निग्ध स्त्रावा आ जाएगा, माँ से क्या आ जाएगा, महाशय। ठीक है, तो इस महाशय के जाल में मत फंसो। जाल से क्या आ जाएगा, सिरा जालवती, रुजा निस्तोद बहुला। ठीक है, इसमें मतलब पीढ़ा होती है, तोद होता है बहुत ज्यादा। सरसपी से हमने सांप को देखा था, सांप कैसा था, मध्यम आकृति का, न अति महती, ये पिड़का है ना बहुत ज्यादा छोटी रहती है ना बड़ी रहती है, सांप काटेगा तो बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। महारुजा छिप्रपाक होगा, सरसप की आकृति की होती है। अंकल जी को तृष्णा मोह ज्वर विसर्प हुआ बिकॉज वो दुख की अग्नि में जलते थे। ठीक है, तो अंकल जी से क्या आ जाएगा, अंकल जी से आपका अलजी आ जाएगा। तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, विसर्प हुआ, विसर्प मतलब विसर्पण प्रसरणशील रहती है, ये जो पिड़काएं रहती है फैलने वाली रहती हैं। और दुखाद दहत्य अग्निरिवल्जी, मतलब इसमें क्या होता है, अग्नि से जलने के समान दुख प्रतीत होता है। विनता नाम के एक लड़के जिसके पेट और उदर में क्या हो रहा है, तीव्र वेदना हो रही है, गंभीर वेदना हो रही है, तो पृष्ठे वापे उदरे वापी। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, अवगाढ़ रुजक ले दो, अवगाढ़ अर्थे निस्तोदो किसका था, कच्छपिका का, अच्छे से यह देखिएगा। ठीक है, फिर विद्रधि 2 प्रकार की होती है, बाह्य और अभ्यंतर, इसके स्थान क्या होते हैं, तमाशा, ठीक है, त्वचा, मांस और स्नायु, और इसका सामान्य लक्षण कंडराभो महारुजा, कंडरा के समान अत्यधिक वेदना होती है। अभ्यंतर को हमने पैर में याद किया। ठीक है, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, कुक्षी, वृक्क और नाभि, वंक्षण और बस्ती, और सामान्य लक्षण क्या था इसके, तीव्र वेदना। ठीक है, तो देखिए हमारा ऐप भी है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम से, अगर आपको देखना हो तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, है ना, उसमें आपको सारे ईयर के बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी के भी क्लासेस दिख जाएंगे, है ना। डेमो वीडियोस फ्री हैं, अगर आपको लगे तो आप उसको जाकर के चेक कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है तो ये नंबर लिखे हुए हैं, इसमें आप कॉल करके जो भी आपका डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।